नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज है 12 अगस्त। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं कि हमेशा अपनी सफलता के बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा आपकी मेहनत ही काम में आएगी। कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, केवल आपकी सफलता, आपका खुद का व्यक्तित्व ही आपकी साथ देगा। तो आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। यदि आपने आज अपनी नींद गवाई है तो कल आप चैन की नींद सो सकते हैं, बिल्कुल मजे के साथ में, बेफिक्र होकर। लेकिन आज कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर निकलना होगा और अपनी सक्सेस को याद करना होगा, क्योंकि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तो जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना कि सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है विद आंसर्स। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में 12 अगस्त के जबरदस्त करंट अफेयर को। किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आपको पता होगा कि गोल्डन थ्रो जो है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया था, जो कि 87 मीटर का था। तो 87 मीटर का गोल्डन थ्रो नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया। हरियाणा से इनका संबंध है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, और इसीलिए भाला फेंक दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये इनका गोल्डन थ्रो है और फेंकते ही इनको मालूम पड़ गया था कि मैं जो है वो बिल्कुल सफलता को हासिल कर चुका हूं। तो जब भी आप मेहनत करेंगे तो आप लोगों को लग जाएगा कि मैं जो है वो बिल्कुल अपने लक्ष्य के नजदीक हूं, तो मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है और मैं सक्सेस को पा जाऊंगा। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाएगा, नेशनल जैवलिन थ्रो डे। ठीक है, देखिए जैवलिन थ्रो के अंदर दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, एक तो है नीरज चोपड़ा और दूसरे पैरा ओलंपिक हैं देवेंद्र झाझड़िया। इनका नाम भी आप लोग याद रखना, क्योंकि अब जो है वो इनसे आशाएं लगाई जा रही हैं कि वो भी पैरा ओलंपिक के अंदर भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। 23 साल इनकी उम्र है नीरज चोपड़ा की। 2017 में इन्होंने लास्ट ट्वीट किया था ट्विटर के ऊपर। उसके बाद कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज नहीं किया। यहां तक कि ओलंपिक में जीतने के बाद इन्होंने अपने घर पर कोच जो सर हैं उनके मोबाइल से बात करके ही घर पे इन्फॉर्म किया था, घर पे बातचीत की थी। तो सोचकर देखिए कि कितना कॉम्प्रोमाइज जो है वो इनके द्वारा किया गया है। 87.58 मीटर इन्होंने अपना जो ज्वेलिन है उसको फेंका था। यहां हम लोग बात कर सकते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसके चेयरमैन कौन है? ललित भनोट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वनडे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि टू प्रमोट ज्वेलिन थ्रो अक्रॉस इंडिया वी विल सेलिब्रेट अगस्त 7। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि ध्यानचंद जो हैं 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार 7 अगस्त को इन्होंने गोल्डन थ्रो किया था, इसलिए नेशनल जैवलिन थ्रो डे जो है वो इस दिन मनाया जाएगा। तो 29 अगस्त का दिन जो है वो आप लोग को अच्छे से याद रखना है, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है उसके रूप में मनाया जाता है। और रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसका नाम बदलकर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग जरूर से याद रखिएगा। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतिम है। यहां पर क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो 1991 के अंदर किसे दिया गया था? शतरंज मास्टर कौन है भारत के? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने नाम जो है वो स्किप कर रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो बदल कर आएगा कि अंतिम क्रिकेटर कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? पैरा एथलीट कौन है जिनको अंतिम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है वो अब उसका चेंज हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी बन गए हैं। और इसके साथ में ही मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए डिबेट जो थी वो यूएनएससी के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई गई थी और कई देशों के लीडर जो थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था।
हाई लेवल की ये मीटिंग थी, डिबेट थी, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओपन डिबेट जो है वो करवाई गई थी। तो कई हाई लेवल एक्सपर्ट्स इसमें शामिल थे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल थे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनके मेंबर इसके अंदर शामिल थे, और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो थे उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर और भी कई जितने टॉपिक हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड उन पर चर्चाएं की गई थी। तो यहां पे ट्वीट देख सकते हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो अटैक हुआ था उसको क्या किया था, कंडेम भी अपने स्पीच के अंदर किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। विश्व शेर दिवस, ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, सिंहासन की चिंता मत कीजिए, क्योंकि शेर जो है वो कभी सिंहासन की चिंता नहीं करते हैं। तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। इसके साथ में ही टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, देखिए शेर और बाघ जो है, शेर भारत के गुजरात के अंदर पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क के अंदर, जबकि बाघ जो है टाइगर वो पूरे भारत के अंदर पाए जाते हैं। लॉयन स्पेसिफिक कुछ ही स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो 10 अगस्त को हम लोग विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है। तो राइजिंग अवेयरनेस इन द माइंड्स ऑफ पीपल अबाउट लॉयंस एंड ऑन द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इनकी पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही है, देखिए पोर्चिंग इनकी होती है, ये तो आप लोगों को पता है। अवैध शिकार जो है वो शेरों का, बाघों का किया जाता है। लेकिन इसके साथ में दूसरा कारण भी है कि जब एक बाघ को, टाइगर को या फिर लॉयन को एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो उस समय भी इनका हैबिटेट चेंज होने से इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इनको इन सीटू कहा जाता है। तो नेशनल पार्क के अंदर जब इनको जो जगह दी जाती है, हैबिटेट दी जाती है, तो उनको इन सीटू कहते हैं। जबकि चिड़ियाघर के अंदर जब इनको रखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स सीटू इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो यहां पर अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम लोग बात करें लॉयंस की, तो 674 यहां पे आप लोग देख सकते हैं, टोटल नंबर जो है वो है 674 2020 तक। ठीक है, ये नंबर है। और एरिया देखिए 30,000 किलोमीटर के, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर 674 जो लॉयन है वो रहते हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ में अवेयरनेस जो है उसको भी बढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर जो है वो आप लोग याद रखना। यहाँ पे हम लोग टाइगर की भी बात कर लेते हैं। तो भारत के अंदर 2967 जो है वो टाइगर पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, क्योंकि जो टोटल नंबर है इसका 20%, 526 जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है कूनो नेशनल पार्क, नाम याद रखना, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चीता जो है वो लाए जाएंगे, कहां पर, कूनो नेशनल पार्क में। टोटल 5 नेशनल पार्क जो है उनको चुना गया है, उसमें से एक कौन सा है, कूनो नेशनल पार्क। कर्नाटक जो है वो सेकंड नंबर पर है, 524। देखिए जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन और जो भी वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं मंथली, उसको भी करंट अफेयर के अंदर इंक्लूड करने वाला हूं। जल्दी आप लोगों के लिए नया पैटर्न जो है वो बनकर आएगा, लेकिन आप लोगों को रिलीजियसली, कंटिन्यूअसली इसको फॉलो करने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि एक कैनाइन डिस्टेंपर वायरस था। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो है इसने बाघों को और कई अलग जो जानवर हैं उनको इन्फेक्टेड किया था। तो गिर नेशनल अभयारण्य के अंदर लगभग 15 से 16 जो लॉयंस थे इनकी मृत्यु हुई थी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण 2019 में। यहां तक कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो होता है ये इनकी पिछली टांगों के अंदर, इसके साथ में ही इनका जो मुंह है वहां पर भी क्या करता है, ये इन्फेक्शन फैला देता है। तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहां पे हम लोग मोदी जी का ट्वीट भी देख सकते हैं। हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? तो नॉर्थ चाइना जो है वहां पर इस चीज का पता होने का चला है। तो एंथ्रेक्स निमोनिया, तो निमोनिया को आप लोग अलग समझिए और एंथ्रेक्स को अलग समझिए, फिर दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि निमोनिया क्या होता है, व्हाट इज निमोनिया। देखिए निमोनिया के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके लंग्स हैं, लंग्स के चारों तरफ जो है, जैसे लंग्स के चारों तरफ एक जाल सा बन जाता है। तो लंग्स के चारों तरफ जाल बनने के बाद जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम करता है तो लंग्स जो हैं वो ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं, वो अच्छे ढंग से ऑक्सीजन जो है उसको इनलेट नहीं कर पाते हैं। तो न्यूमोनिया की शिकायत जो है वो बढ़ने लगती है।
यदि इसमें इस टर्म को हम लोग जोड़ देते हैं एंथ्रेक्स को, तो जो निमोनिया का वायरस है वो क्या करता है कि सांस ब्रीदिंग के थ्रू कहां पे पहुंच जाता है, फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहां पे आप लोग देखिए कि जब भी ब्रीथ किया जाता है तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इन्फेक्शन, ये लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा और लंग्स में पहुंचकर इसको इन्फेक्टेड करेगा, और इन्फेक्टेड करने से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। यदि इस डायग्राम को हम लोग यहां पे समझे तो इसको समझिएगा कि एल्वियोली जो है वो हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है, और इनका काम है कि ऑक्सीजन जो है उसको तो ब्लड में सप्लाई करना, और यहां से CO2 जो है उसको लेकर लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देना। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देना ये किसका काम होता है, एल्वेोली का काम होता है। जब इसके फंक्शन बिगड़ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि निमोनिया जो है वो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट जो है वो कहलाती है एल्वेोली। जैसे हम लोग किडनी की बात करें तो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है कौन सा, नेफ्रॉन होता है। तो ठीक वैसे ही एल्वेोली आप लोग याद रखना। तो एंथ्रेक्स निमोनिया के अंदर क्या होता है कि ये कैसे फैलता है, जैसे कोई कैटल हैं, शीप हैं, इनके कंटामिनेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर इनकी स्किन से ये क्या करते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बीमार एनिमल्स हैं, ठीक है, और कंटामिनेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके कांटेक्ट में आने से ये निमोनिया फैलना शुरू हो जाता है। और ड्यू टू स्किन कांटेक्ट, तो जितने भी इंफेक्शन हैं वो स्किन इंफेक्शन से फैलना शुरू हो जाते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, एंथ्रेक्स निमोनिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सारी जानकारी जो है वो बीजिंग के एक जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा दी गई है, CDC के द्वारा दी गई है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि बैसिलस एंथ्रेक्स तो एक तरीके का बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। बैसिलस एंथ्रेक्स एंटर द बॉडी थ्रू इनहेलेशन, तो जब भी ब्रीथिंग की जाती है तो उसके साथ में क्या चला जाता है, ये बैक्टीरिया जो है वो अंदर चला जाता है लंग्स तक। ठीक है, शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। सबसे पहले तो यहां पर नाम चेंज क्यों किया गया है, क्योंकि कांड से मीन्स जो है वो हिंदी वर्ड जो है वो काफी टिपिकल होता है, इसका एक अलग मीन्स जो है वो निकाला जा सकता है। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि यहां पर ये जो शब्द है वो एक अलग ही मीन दे रहा है, तो यहां पर इस वर्ड को चेंज करने की जरूरत है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसको कर दिया गया है। तो यहां पे हम लोग समझते हैं कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच जा रही 8 डाउन ट्रेन जो है इसको लूटा गया था, और जो ब्रिटिश खजाना था इसको क्या किया गया था, इस पर सैंड मारकर इसको लूट लिया गया था। इसके अंदर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो थे इनको फांसी की सजा दी गई थी, और काला पानी जो है वो सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को, इन दोनों को क्या दी गई थी, काला पानी की सजा दी गई थी। और बाकी बचे हुए जो क्रांतिकारी थे इनको 4 से 14 साल की सजा जो है वो दी गई थी। 4600 रुपए लूटे गए थे। आज 4600 रुपए की कोई कीमत नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत वक्त के साथ होती है। यदि आज आप लोगों को मेरे करंट अफेयर जो है वो शायद इतने पसंद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम के अंदर आप लोग इन क्वेश्चंस को फेस करेंगे और इसके साथ में ही जो इसके साथ में स्टैटिक जीके हम लोग कवर करने वाले हैं और अभी कवर भी कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी अहमियत इसकी पता लगने लग जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये इसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये वर्ड जो था कांड, इसका सेंस जो था वो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको पिंच कर रहा था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और रिसेंटली एक प्रोग्राम जो था वो ऑर्गेनाइज कराया गया था जहां पर स्टोरी टेलिंग हुई थी, ट्राई कलर यात्रा हुई थी, फिल्म एग्जीबिशन भी हुआ था। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 97th एनिवर्सरी है ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन की, इसलिए क्या किया गया है, ये सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला पहला देश बन गया है। तो यहां पर हम लोग को समझने की जरूरत है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज पेटेंट। ठीक है, तो दोनों को हम लोग समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप लोग समझिए कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन, कोई नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप जब कर लिया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है। इसके साथ में ही इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इसको तो हम लोग कहेंगे बौद्धिक संपदा, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करके इंटेलिजेंस को डेवलप कर लिया जाता है किसी मशीन में यूज करने के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। वापस से समझिए कि मान लीजिए कि आपने अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए किसी मशीन को ये इंटेलिजेंस की पावर दे दी जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ही पेटेंट जो है वो भी शामिल होता है। तो पेटेंट जो है किसको दिया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया गया है, और ये किस देश ने दिया है? वो है साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इन ए वर्ल्ड फर्स्ट साउथ अफ्रीका ग्रांट्स पेटेंट टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो जैसे रोबोट्स वगैरह हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी की तरह वो काम करने की कोशिश करते हैं, करते नहीं हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, परफेक्टली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डेबूस है, मतलब डेबूस इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली इसको इन्वेंट किया गया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे काम करती है, वैसे ही स्टीफन थैलर ने एक सिस्टम डेवलप किया था जिसको क्या कहा गया था? डेबस। इसको कहा गया था डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड कैंटाज। ठीक है, चलिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स हम लोग समझ चुके हैं। इंडिया में यदि हम लोग बात करें तो डीआरडीओ के अंडर में सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो है CAIR, इसको स्थापित किया गया था 1986 के अंदर बेंगलोर के अंदर, और ये संस्था भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है? तो 127 जो बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इन लोकसभा। और ये बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या है? देखिए, रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन रिजर्वेशन जो है वो स्टेट लेवल पे दिया तो जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल दोनों पर जो है वो रिजर्वेशन काम करता है। लेकिन ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जब इसको देने की पावर जो है वो स्टेट्स को दे दी जाए, तो इसके लिए ही क्या लाया गया है? 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको लोकसभा के अंदर पेश किया गया है। तो यहां हम लोग समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है इसको सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करवाया जाता है। कोई भी एक जो हाउस है उससे पास करवाया जाता है, फिर उसके बाद में दूसरे हाउस से पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास में आता है अप्रूवल के लिए। और यदि मान लीजिए उसमें कोई खामी है तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का किया जा सकता है। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझिएगा। जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने यूएसए से लिया है, ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर यदि वो फंडामेंटल राइट जो है इनको अबॉलिश कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर इसको जुडिशरी के द्वारा एबॉलिश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। जैसे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि किया गया था एनजेएससी के लिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन कहीं ना कहीं ये जुडिशरी के जो पावर थे इसको कंट्रोल कर रहा था, इसलिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। यहां पे आप लोग रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ओबीसी जो है इनको टोटल 27% जो है वो रिजर्वेशन है। बेसिकली 26% ही है, जिसमें 21% जो है वो ओबीसी के लिए है, और 5% जो है वो किसके लिए है? मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। ठीक है, तो 27 जो है 1% वो कहते हैं कई बार कि जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं उनके लिए भी इसको रिजर्व रखा जाता है। तो टोटल 27% है, और ये जो डिसाइड है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर स्टेट्स को पावर देने के लिए ही यहाँ पर ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। संविधान में अब तक जो है वो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जबकि 126 संविधान संशोधन विधेयक जो है बिल उनको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी जो हैं उनको स्टेट लेवल पर ये बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन देने की उनके पास में पावर हो, इसीलिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग मतलब टीबी के कितने प्रतिशत मामले जो हैं वो 15 से 45 आयु वर्ग के हैं, तो वो कितने हैं? 65% है। तो यहाँ पर टीबी का जो बैक्टीरिया है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और जो हमने पहले समझा था एल्वियोली के बारे में, ठीक उसी को इन्फेक्ट करता है कौन? ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और उसके अंदर 65% जो नंबर है वो 5 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों के बीच है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस केसेस जो हैं वो 65% देखे गए हैं 15 से 45 वर्ष के लोगों में, और ये बताया किसने है? मनसुख मंडाविया ने, जो कि क्या है? हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनके अनुसार 58% ऑफ टीबी केसेस आर इन रूरल एरियाज, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर टीबी की केसेस जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जो है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? मान लीजिए आउट ऑफ पॉकेट का मींस क्या होता है कि यदि आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप किसी फैसिलिटी पर उसको खर्च कर पाए, यदि मान लीजिए कि आपको ट्रीटमेंट कराना है और आपके पास में जरूरत का पैसा नहीं है, तो उसको कहा जाएगा कि आउट ऑफ ट्रीटमेंट, आउट ऑफ पॉकेट जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए ये जो योजना है आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना, ये मेघालय सरकार के द्वारा रिसेंटली क्या की गई है? लॉन्च की गई है। चलिए, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि मेघालय को एस्टेब्लिश किया गया था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है शिलोंग। गवर्नर है कौन? सत्यपाल मलिक है। देखिए, शिलोंग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है, ये याद रखना। शिलोंग क्या है? भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। यदि पूछा जाए भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर वो जो है वो 100वीं स्मार्ट सिटी है भारत की। चीफ मिनिस्टर है कौन? कॉनराड संगमा। नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ समोदर जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 8 अगस्त 2021 को किस राज्य ने हरेली त्योहार जो है वो मनाया है? तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ के द्वारा ये निर्मित किया गया है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था जो कि कब बना था? 26वां राज्य कब बना था छत्तीसगढ़? मुझे वो डेट जो है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बता दोगे? मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। चलिए, मैं ही बता देता हूं। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। तो यहां पर हरेली जो त्योहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होगा रिसेंटली हरियाली अमावस्या जो है वो गई थी सावन की, तो यहां पर इसीलिए ये त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है 8 अगस्त को। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पेशल डिश जो है वो इस दिन बनाई जाती है जिसका नाम है चीला। तो चीला तो आप लोग जानते ही होंगे, काफी अच्छे से जानते होंगे, कई बार नाश्ते वगैरह में लेते होंगे। तो चीला जो है वो घर पर बनाया जाता है। ऑन द डे ऑफ हरेली मैन मेक ए गेडी। तो गेडी क्या है? मेड ऑफ बैम्बू। तो यहाँ पर गेडी जो है वो बैम्बू से बनाया जाता है एंड क्लाइम ऑन इट, तो उसके ऊपर चढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर मलखम, आप लोगों ने सुना होगा मलखम का नाम, तो मलखम जो है ठीक उसी तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली गुजरात की जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि नगर मतलब सिटी के अंदर जो भी फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव किया जा सके, यहां तक कि सैनिटाइजेशन की, और इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो भी फैसिलिटीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए ई नगर मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। तो 52 सर्विसेज जो है वो इसमें काउंट होगी, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर, ड्रेनेज, कंप्लेंट्स एंड ग्रेवियांस रिड्रेसल, बिल्डिंग परमिशन, फायर। तो 52 सर्विसेज जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है और काफी अच्छा इनिशिएटिव है। इसी को कहा जाता है कि ये क्या है? ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। और आप लोगों के लिए, खास तौर से आप लोगों के लिए, कुछ दिन के अंदर ही मैं स्टैटिक जीके का पोर्शन और वन लाइनर जो करंट अफेयर है उनको भी सेशन के अंदर इंक्लूड करने वाला हूं। तो आप लोग जरूर तैयार रहिएगा, और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो मुझे जरूर दीजिएगा कि सर इन चीजों को भी आप लोग इंक्लूड जरूर करना। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आप लोगों को बताना है। क्या है इसका आंसर? सुधा मूर्ति। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये आप लोग को बताना है, तो मेरी जो हैबिट है वो लाइव क्लास की अभी तक है, तो डिजिटल बोर्ड पे लाइव क्लास लेने की अभी तक हैबिट है, इसलिए शायद आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आप लोगों तक परफेक्ट नॉलेज जो है वो पहुंच जाती है। तो सुधा मूर्ति जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाउस द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, तो ये बुक जो है वो किसकी है? सुधा मूर्ति की है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सुधा मूर्ति को आर के नारायण अवार्ड
फॉर लिटरेचर एंड पद्मश्री जो है वो 2006 के अंदर मिल चुका है। इसके साथ में ही अतिमाबे अवार्ड जो है वो इनको मिल चुका है। कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा एक्सीलेंस इन कन्नड़ लिटरेचर जो है, ये सब पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं। चलिए, इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। और होमलैंड क्या है? इंटीरियर का एक ब्रांड है, ठीक है, होम इंटीरियर का एक ब्रांड है। इसके तहत महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनाया गया है? फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो यहां पर इंडिया के द्वारा जो है वो अक्टूबर 2021 के अंदर इसकी मेजबानी की जाएगी, 20 अक्टूबर 2021 को। और 3 दिन तक ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, याद रखना, फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है वो इंडिया के अंदर आयोजित करवाया जाएगा अक्टूबर के अंदर। इसकी थीम आप लोग जरूर याद रखना, क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। क्योंकि डिजिटल इंडिया का मीन्स है कि भारत के अंदर जो डिजिटल गैप है वो काफी ज्यादा है। 100 में से 37 लोग जो हैं वो क्या करते हैं? उनको डिजिटल अभी तक उन तक पहुंचा ही नहीं है। तो 100 में से 37 लोगों तक डिजिटल जो है वो पहुंचा ही नहीं है, तो इसी को कहा जाता है डिजिटल गैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी और भी जो अदर नॉलेज है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। हाल ही में अनुपम शाम का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वो क्या है? वो सबसे पहले एक्टर थे, उसके बाद में फिर डायरेक्टर पर आप लोग टिक करना। तो वो एक्टर के साथ साथ में डायरेक्टर भी थे, लेकिन पहले वो एक्टर थे। तो इन्होंने, आप लोगों को पता होगा कि प्रतिज्ञा जैसे जो फेमस सीरियल्स हैं, टीवी शोज हैं, उनके अंदर इन्होंने वर्क किया था ठाकुर सज्जन सिंह का। और इनकी एज जो थी वो 63 थी। और यहाँ पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। मैंने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा इनके बारे में कि आर्थिक तंगी से जूझते हुए इन्होंने इतनी ज्यादा टेंशन जो हैं वो लेना शुरू कर दिया कि उनके उसके बाद में कई मल्टीपल ऑर्गन जो थे वो फेलियर होना शुरू हो गए थे। चलिए, 11 अगस्त के महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको रिवाइज कर लेते हैं। नेपाल के नया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। आईटीबीपी के अंदर 2 महिलाएं बनी हैं, कौन? प्रकृति और दीक्षा। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 को परफॉर्म किया है? तो वो है यूएई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो वो है अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना जो है 2.0 वो शुरू की गई है यूपी से। उत्तराखंड सरकार ने किस महिला को? तो वंदना कटारिया जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महिलाओं से संबंधित शिकायत को निपटाने के लिए समिति जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई है। किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट जो है उसको समाप्त कर दिया है? तो वो है लद्दाख। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत 5 करोड़ जो लाभार्थी हैं इनको नामांकित किया गया है। निम्नलिखित में से किस तारीख को नागासाकी दिवस जो है वो मनाया जाता है? वो है 9 अगस्त। भारतीय राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का मोबाइल ऐप जो है वो एनवी रमन्ना के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रत्येक वर्ष जैव ईंधन बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम के कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो है इंडिया। हाल ही में किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो वो है शंकर सुब्रमण्यम। गो फर्स्ट ने 5 साल के लिए जितने भी ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीता है उनको फ्री में हवाई यात्रा करवाई जाएगी। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि H5N1 का जो मामला है वो पहली बार हरियाणा के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, बर्ड फ्लू का मामला इंसानों में हरियाणा के अंदर देखने को मिला है। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैंने आज आप लोगों से रिकमेंडेशन ली है क्योंकि मैं जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो है वो करंट अफेयर के अंदर इंक्लूड करने वाला हूं। साथ ही वन लाइनर जो है, जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर, उनको मैं इंक्लूड करूंगा। यदि इनके अलावा या फिर इनमें भी कुछ हो, कोई भी सजेशन हो आपका, तो वो मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन हो। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।